हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीएन एजुकेशन में। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, बिहार दरोगा प्री 2024 का हम लोगों ने सेट स्टार्ट कर दिया है। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 लग चुका है दोस्तों, प्ले लिस्ट बना हुआ है दोस्तों, जाइए रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, टोटल आपको यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 25 सेट्स इसमें दिया हुआ है, जो कि टोटल आपको प्रीवियस ईयर पर आधारित है। प्रीवियस ईयर जो पूछा गया था वही है। ये देखिए, आज हम लोग जो सेट नंबर 2 करने वाले हैं, ये आपको 3/9/2023, ठीक है, ये पूछा गया, ये प्रश्न है। तो क्वेश्चन बैंक है टोटल, ठीक है, क्वेश्चन बैंक हम लोग प्रश्न हल कर रहे हैं यहाँ पर। ध्यान दीजिएगा, चलिए चलते सीधे प्रश्न की ओर। और प्रश्न की ओर जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल को विजिट करके नए आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कर दें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे आप लोग, ठीक है। देखिएगा, टोटल आपको ये हल प्रश्न पत्र है, ठीक है, पुलिस अवर निरीक्षक हल प्रश्न पत्र, जो कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का है, जो कि रोशन सर के द्वारा ये आपको निकाला गया है मार्केट में, बिल्कुल ही नया बुक है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न सेट नंबर 2 का। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिएगा दोस्तों, 3/9/2023 का यहाँ पर आपको ये प्रश्न हम लोग करने वाले हैं, जो कि प्रीवियस गत वर्षों में जो पूछा गया था दोस्तों, ये जो एग्जामिनेशन हुआ था, ठीक है। तो सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। सेशन स्टार्ट होने से पहले एक बार सेशन को लाइक कर दें और अपने एक बार ग्रुप में जल्दी जल्दी आप लोग शेयर कर दें, ठीक है। और ध्यानपूर्वक देखिएगा, सारे प्रश्न जितने भी आपको महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन बैंक हम लोग सेट हल कर रहे हैं। क्वेश्चन बैंक जो आपको प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहला प्रश्न कहता है यहाँ पर कि टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कह रहा है टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो बिंदेश्वर पाठक को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ से आपका बी सही होगा, ठीक है। देखिएगा, इसके बारे में, इसके रिगार्डिंग में, इसका जो भी इसका यहाँ पर दिया हुआ है डिस्कशन, इसको मैं पढ़ दूंगा, ठीक है। देखिएगा, टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से बिंदेश्वर पाठक को जाना जाता है। इनका जन्म बिहार के वैशाली जिला में 1943 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने भारत में स्वच्छता एवं स्वास्थ्य की दिशा में सुधार और सामाजिक परिवर्तन हेतु 1970 में सुलभ इंटरनेशनल संस्था की स्थापना भी की। 1991 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया और इनकी मृत्यु 15 अगस्त 2023 को, ठीक है, नई दिल्ली में हुई। प्रश्न संख्या 2 कहता है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है, ठीक है। मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा डी से हो जाएगा। यहाँ से टीकाकरण से ये संबंधित है, मिशन इंद्रधनुष है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो भी ये प्रश्न है इसका सारा डिस्कशन भी यहाँ पे इसमें दिया हुआ है, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन बैंक है, ठीक है। तो इसका ध्यान दीजिएगा, इसको आप लोग देख लेते हैं एक बार सारा सेट, तो यकीन मानिए कि आप लोग का सारा अच्छे से आपको कवर हो जाएगा, सारे पॉइंट का इसमें कवर हो जाएगा, जो कि कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। चैनल पर बने रहिए आप लोग। और ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको 70 प्लस जिसका भी नंबर आता है तो समझ लीजिए कि वो आपको सेफ जोन में है, और 70 कम से भी अगर किसी का आ रहा है तो उसको ये घबराने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा आपको स्ट्रगल करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर देखिएगा डी हो जाएगा। मिशन इंद्रधनुष क्या है, इसका संबंध टीकाकरण से है दोस्तों। मिशन इंद्रधनुष अभियान को भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा सभी बच्चे को टीकाकरण के अंतर्गत लाने के लिए 25 दिसंबर 2014 को ये प्रारंभ किया गया था। अगर ये भी अगर प्रश्न पूछेगा कि मिशन इंद्रधनुष जो है टीकाकरण से संबंधित है, ये कब प्रारंभ किया गया था, तो याद रखिएगा 2014 में आपको इसको शुरू किया गया था, ठीक है। मिशन इंद्रधनुष में बच्चों को कितने तरह के टीके लगाया जाता है, देखिएगा 7 टीके यथा डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, खसरा, टीबी और हेपेटाइटिस बी लगाने का प्रावधान है, ठीक है। इस पॉइंट को भी नोट कीजिएगा आप लोग अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वीडियो थोड़ा इसका लंबा हो जा रहा है, ठीक है, क्योंकि सारे डिस्कशन के साथ मैं इसको करा रहा हूँ, करीब 1 घंटे के करीब पहुँच जा रहा है, तो इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसको आप लोग 1.5 की स्पीड से या 2 की स्पीड से भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, कवर हो जाएगा आप लोगों का। देखिएगा, 3 नंबर प्रश्न कहता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ से आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। और देखिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस आपको यूएनईपी की पहल है, जिसका निर्णय स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में लिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ से, इसका मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दे रहा हूँ टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप लोग पीडीएफ भी ले सकते हैं, ठीक है। 4 नंबर प्रश्न कहता है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था आपको, ये कहाँ आयोजित किया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी में चले जाएंगे, रियो डी जेनेरियो, ठीक है। ये ब्राज़ील में पड़ता है, ये ब्राज़ील का शहर है, ये रियो डी जेनेरियो में
प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कुछ इसके बारे में डिटेल्स हम लोग देखेंगे। ठीक है, 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में पर्यावरण संरक्षण तथा सामाजिक आर्थिक विकास से जुड़ी तत्कालीन समस्याओं का समाधान खोजने के उद्देश्य से पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, कहता है 5 नंबर प्रश्न है कि 2026 में फीफा विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 2026 में जो फीफा वर्ल्ड कप होगा ये आपको कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो 5 का देखिएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यहाँ से सही उत्तर, यूएसए, कनाडा और मैक्सिको। ठीक है, संयुक्त रूप से ध्यान दीजिएगा, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में जो है कि 2026 वाला फीफा वर्ल्ड कप आयोजित किया जाएगा। ठीक है, 6 नंबर प्रश्न है, कहता है कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। मस्तिष्क का, ठीक है, ब्रेन का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। तो ये देखिएगा आपको, ये सेरिब्रम, ठीक है, सेरिब्रम जो होता है ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, जिसको हम लोग प्रमस्तिष्क भी कहते हैं। ठीक है, मानव मस्तिष्क को 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है। देखिएगा, मानव हमारा जो ब्रेन होता है इसको 3 भागों में आपको विभक्त किया गया है। एक होता है अग्र मस्तिष्क, दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क और एक होता है पश्चिम मस्तिष्क, ये पीछे वाला। ठीक है, एक आगे, एक बीच में, एक पीछे। अग्र मस्तिष्क यह 2 भागों में, अग्र मस्तिष्क जो होता है इसको 2 भाग में बांटा गया है, प्रमस्तिष्क और डाइएन्सेफेलॉन। ठीक है, डाइएन्सेफेलॉन और प्रमस्तिष्क 2 भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, मध्य मस्तिष्क का भी देखिएगा 2 भाग में बांटा गया है, इसको भी मध्य मस्तिष्क को भी, एक है कार्पो राक्वाड्रीजेमिना और एक है सेरिब्रल पेंडिकल। ठीक है, पेंडिकल। 7 नंबर देखिएगा, यहाँ से प्रश्न कहता है कि मंत्री परिषद का आकार होता है। ध्यान दीजिएगा, मंत्री परिषद का आकार होता है, यहाँ पर क्या कह रहा है। देखिएगा, लोकसभा का 15%। ठीक है, मंत्री परिषद का आकार पूछ रहा है तो ये लोकसभा का 15% होता है। देखिएगा, 91वां संविधान संशोधन जो 2003 में हुआ था, इसके तहत यह प्रावधान आपको है। इसमें कहा गया है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। ठीक है, और देखिएगा, राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, किंतु राज्यों के मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 से कम नहीं होगी। दिल्ली विधानसभा में 10% है। ठीक है, सभी पॉइंट को ध्यानपूर्वक देखेंगे आप लोग। 8 नंबर प्रश्न कहता है डीआरडीओ के द्वारा विकसित लक्ष्य क्या है, यानी कि डीआरडीओ के द्वारा विकसित आपको टारगेट पूछ रहा है कि क्या है। ठीक है, तो देखिएगा, चालक रहित विमान। ठीक है, चालक रहित विमान हो जाएगा यहाँ से आपको लक्ष्य। देखिए, टारगेट नहीं, सॉरी माफ़ कीजिएगा। देखिएगा, यहाँ लक्ष्य जो है आपको ये क्या है, लक्ष्य के बारे में पूछ रहा है कि डीआरडीओ के द्वारा जो विकसित किया गया जो लक्ष्य है वो क्या है। तो चालक रहित एक विमान है ये लक्ष्य। क्या है, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी, 1958 में हुई थी, इसको भी याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिएगा यहाँ पर दे रखा है 1958 में। ठीक है, गठन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर कहता है कि बिहार की सबसे बड़ी ऑक्सबो झील, बिहार की सबसे बड़ी ऑक्सबो झील है। तो इसका राइट आंसर देखिएगा, 9 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, कांवड़ झील, कांवड़ झील जो है बिहार का सबसे बड़ा ऑक्सबो झील है। और ध्यान दीजिएगा, ये कांवड़ झील जो है इसके बारे में देखिएगा कुछ डिटेल्स हम लोग यहाँ पर इसका डिस्कस करेंगे। बिहार की सबसे बड़ी ऑक्सबो झील आपको गोखुर झील, कांवड़ झील है। ठीक है ना, कांवड़ झील को एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की गोखुर झील के रूप में जाना जाता है। यह बिहार के कहाँ, बेगूसराय ज़िले में स्थित है। याद रखिएगा, अगर कांवड़ झील के बारे में पूछ दे कि ये कौन से ज़िला में पड़ता है तो बेगूसराय ज़िला में स्थित है। कांवड़ झील जो है बिहार की पहली और देश की 39वीं, ठीक है, 39वीं रामसर साइट्स हैं ये। गोगा बिल पक्षी विहार कटिहार में है और कुशेश्वर पक्षी विहार दरभंगा में पड़ता है। और रामसर साइट दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है, ये भी याद रख लीजिएगा साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर के लैक्टोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ध्यान दीजिएगा, लैक्टोमीटर कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या, लैक्टोमीटर। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, यहाँ पर देखेंगे हम लोग के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ध्यान दीजिएगा, कर्क रेखा के बारे में पूछ रहा है कि कौन से राज्य से होकर गुजरती है यहाँ से। तो देखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। ठीक है, एमपी। ठीक है,
तो इसका एक ट्रिक मैंने कई सारे सेट में मैं बता चुका हूँ, आप लोग को फिर से मैं बता देता हूँ। राम बाबू छमित्री झा, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। राम बाबू छमित्री, ये तरह है झा, ठीक है, झा। देखिएगा राजस्थान, मध्य प्रदेश, बंगाल, गुजरात हो गया, 6 से छत्तीसगढ़, मिजोरम, त्रिपुरा और झारखंड, ठीक है। तो यहाँ पर आपका मध्य प्रदेश आ ही जा रहा है, पंजाब है नहीं कहीं, ना महाराष्ट्र है ना असम है, तो मध्य प्रदेश यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर कहता है 12 नंबर के बूढ़ी गंडक किसकी सहायक नदी है, ठीक ना। बूढ़ी गंडक किसकी सहायक नदी पूछ रहा है, तो ये गंगा की सहायक नदी है। बूढ़ी गंडक किसकी है, सहायक नदी, तो गंगा की है ये। बूढ़ी गंडक जो है कि आपको ये गंगा की सहायक नदी है। बूढ़ी गंडक सोमेश्वर श्रेणी के पश्चिमी भाग से निकलकर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया जिलों में बहते हुए अंत में मुंगेर जिले में गंगा नदी में मिल जाती है। कहाँ ये मिलती है, गंगा नदी में जाकर के, मुंगेर जिला में जाकर के ये वहाँ पर आप इसका मिलन संगम होता है, ठीक है, मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 13 नंबर यहाँ से, ठीक है। 13 नंबर प्रश्न कहता है कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है। नर्मदा नदी, ठीक है, कहाँ से निकलती है, तो ये आपको अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है नर्मदा नदी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। देखिएगा मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से निकलने के पश्चात यह उत्तर में विंध्यन पर्वत तथा दक्षिण में सतपुरा पर्वत के मध्य भ्रंश घाटी से होकर बहते हुए अरब सागर की खंबात की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। यानी कि इसका मुहाना कहाँ है, खंबात की खाड़ी है नर्मदा नदी का, और निकलती कहाँ है, अमरकंटक की पहाड़ी से। नर्मदा नदी की जो लंबाई है 1312 किलोमीटर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 14 नंबर यहाँ पर कहता है कि बंगाल की दीवानी अधिकार अंग्रेजों को मिली। ध्यान दीजिएगा, बंगाल की दीवानी अधिकार अंग्रेजों को मिली, तो यहाँ राइट आंसर देखिएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, इलाहाबाद की संधि के द्वारा, ठीक है। इलाहाबाद की संधि के द्वारा। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी, 1765 में। देखिएगा 1764 में आपको बक्सर का युद्ध हुआ था, ठीक है, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। उसी के तत्पश्चात आपको 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी, और इसी संधि के द्वारा जो है कि बंगाल की दीवानी अधिकार अंग्रेजों को मिली थी, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 15 नंबर प्रश्न कहता है कि चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, ठीक है। चुनाव आयोग का जो उल्लेख है कौन से आर्टिकल में है, तो अनुच्छेद 324 में है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा। चुनाव आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 324 में है। संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 के क तक चुनाव आयोग का उल्लेख किया गया है, ठीक ना। संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए संचालन, निर्देश व नियंत्रण की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 16 नंबर यहाँ से प्रश्न कहता है, देखिएगा 16 नंबर प्रश्न कहता है कि राज्य सूची के विषय पर संसद कब कानून बनाती है। राज्य सूची के विषय पर पूछ रहा है कि संसद कब कानून बनाती है, तो राज्यसभा के द्वारा 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव पर बनाती है, ठीक है। राज्यसभा के द्वारा 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव पर राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बनाती है, ठीक ना। इसका देखिएगा पॉइंट कुछ है यहाँ पर कि 4 विशेष शक्तियाँ प्रदान की गई है संविधान के राज्यसभा को, या संसद को राज्य सूची अनुच्छेद 249 के विषय पर 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके विधि बनाने हेतु अधिकृत कर सकती है, या संसद को नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु अधिकृत कर सकती है अनुच्छेद 312 के अंतर्गत। केवल राज्यसभा ही उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है अनुच्छेद 67 के अंतर्गत, ठीक ना। और चौथा पॉइंट यहाँ पर कह रहा है यहाँ पर कि राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की घोषणा ऐसे समय में की जाती है जब लोकसभा भंग की जा चुकी है अथवा लोकसभा का विघटन हो गया हो, तब आपातकाल की घोषणा अकेले राज्यसभा के अनुमोदन पर भी प्रभावी होगी। अनुच्छेद 352, 356 और 360 जो तीनों होता है, ठीक ना। 356 में राष्ट्रपति शासन है, 360 में वित्तीय आपात है, और राष्ट्रीय आपात हो जाता 352 में है, ठीक है, दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कहता है
17 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है। भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है, तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 68 7 से 97 25 पूर्वी देशांतर। ठीक है, इसके बारे में देखिएगा डिटेल्स भी और कुछ है यहाँ पे, इसको भी जानना जरूरी है दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा कि भारत पूरी तरह से उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यह जो है कि आपको 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच विस्तृत है। ठीक है, यानी कि फैला हुआ है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो 2.42% होता है। ठीक है, 2.42%। भारत की आकृति लगभग कैसी है, तो चतुष्कोणीय है भारत की आकृति। ठीक है, इसका उत्तर दक्षिण विस्तार, उत्तर से दक्षिण में विस्तार पूछ रहा है। ठीक है, ये आपको डायरेक्शन हो गया। ठीक है, ये आपको डायरेक्शन है, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण में जो विस्तार कह रहा है तो 32 से 14 किलोमीटर होता है, और पूरब से पश्चिम में विस्तार पूछ देगा तो 2933 किलोमीटर है। सभी पॉइंट को याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सब। भारत के तट रेखा की कुल लंबाई द्वीपों सहित पूछ रहा है, तो कितना हो जाता है, 75 से 16.6 किलोमीटर। ठीक है, भारत की, और देखिएगा भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है अगर पूछ देगा तो 15,200 किलोमीटर। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है जो आपको इंदिरा कॉल है, जो कि लद्दाख में पड़ता है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट हो जाएगा ग्रेट निकोबार में। और भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती, ठीक है, गुजरात में है। और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु आपको अरुणाचल प्रदेश का किबिथु है। ठीक है, याद रखना है सभी लोग, सभी पॉइंट को याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न कहता है 18 नंबर यहाँ से कि पराबैंगनी किरणों के रक्षा करने वाली परत कौन सी है। तो यहाँ पर देखिएगा स्ट्रेटोस्फीयर हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल को हम लोग इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, ट्रोपोस्फीयर ये आपको क्षोभ मंडल है, आयनोस्फीयर आयन मंडल। ठीक है, सभी को याद रखना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जितनी भी देखिएगा जो भी घटना घटती है, जैसे कि तरी झंझावात, बिजली, पानी, धूलकण, जो भी होता है सब आपको ट्रोपोस्फीयर में ही होता है। ये भी एक प्रश्न पूछा जाता है। ठीक ना। और वायुयान जो उड़ती है, वायुयान एरोप्लेन जो उड़ता है, ये आपको स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल में ही उड़ता है, इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 19 नंबर देखिएगा प्रश्न है कि सीता माता की जयंती कब मनाई जाती है। ठीक है, काफ़ी अच्छे प्रश्न है। सीता माता की जयंती कब मनाई जाती है, तो देखिएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी को। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाया जाता है सीता माता की जयंती। ठीक है, सीता माता की जयंती वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाया जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार सभी महीनों का नाम देखिएगा, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्र, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। देखिएगा इसमें आपको पूछता है कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार जब पूछता है कि आपको हिंदी के पहले महीना का नाम, तो देखिएगा चैत्र याद रखिएगा, और अंतिम महीना का भी नाम पूछा जाता है तो अंतिम आपको फाल्गुन होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर दिया हुआ भी है, चैत्र माह से हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है यहाँ पर देखिएगा, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बादल क्या कहलाता है। अगर सर्वाधिक ऊंचाई पर जो स्थित बादल होता है, क्लाउड, ठीक है, उसको वो क्या कहलाता है, तो वो आपको पक्षाभ बादल कहलाता है। क्या कहलाता है, पक्षाभ बादल। ठीक है, तो उच्च बादल जो है क्या देखिएगा, ऊंचाई 6,000 से 20,000 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 21 नंबर प्रश्न कहता है यहाँ से देखिएगा कि किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है। काफ़ी इजी प्रश्न है ये पूछा गया प्रश्न, सब पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन बैंक लगा रहे हैं जो प्रीवियस ईयर गत वर्षों में जो आपको एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो किस ग्रह को नीला ग्रह के नाम से जानते हैं, तो देखिएगा नीला ग्रह यहाँ पर नेपच्यून हो जाएगा। ठीक है, नेपच्यून। ठीक है, नेपच्यून यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो नेपच्यून को नीले रंग का ग्रह कह रहा है, तो ये हरे रंग का शायद ग्रह है, हरे रंग का ग्रह हमने पढ़ा है। ध्यान दीजिएगा, नेपच्यून ग्रह यहाँ पर कह रहा है कि नीला ग्रह है। वरुण ग्रह पर मौजूद मीथेन गैस द्वारा लाल प्रकाश के अवशोषण के कारण वरुण को नीला ग्रह कहा जाता है। वैसे नीला ग्रह अपना पृथ्वी को कहा जाता है। ठीक है, वरुण जो होता है नेपच्यून ये आपको हरे रंग का ग्रह है। ठीक है, वैसे यहाँ पर दिया है तो इसको भी आप लोग देखिएगा, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको इसका।
देखिए यहाँ पर भी दिया हुआ है कि पृथ्वी को जल की उपस्थिति के कारण नीला ग्रह कहा जाता है, इसको भी कहा जाता है। वैसे वरुण जो है आपको नेपच्यून हरे रंग का ग्रह है, इसको भी ध्यान में रखेंगे आप लोग। और भी देखिएगा यहाँ पर मंगल मार्स की सतह लाल फेरस ऑक्साइड की उपलब्धता के कारण इसे लाल ग्रह कहा जाता है, ये सही है। देखिएगा शनि सटर्न गैसों का गोला एवं गैलेक्सी समान ग्रह कहा जाता है। और अरुण जो है कि आपको लेटा हुआ ग्रह इसको कहा जाता है, याद रखिएगा अरुण को, तथा हरा ग्रह भी कहा जाता है इसको, अरुण को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ से 22 नंबर कहता है कि किसने गति के नियमों का प्रतिपादन किया था। गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था, तो न्यूटन किया था। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यहाँ से सही उत्तर। ध्यान दीजिएगा आइजैक न्यूटन ने 1684 ईस्वी में अपनी पुस्तक द प्रिंसिपिया, ठीक है, 1687 भी देता है लेकिन यहाँ पर 1684 दिया है, ऐसे इसका एग्जैक्ट डेट 1687 है, ठीक है। द प्रिंसिपिया मैथमेटिक में गति के नियमों को प्रतिपादित किया था, ठीक है। अगला प्रश्न कहता है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 23 नंबर देखिएगा यहाँ पर प्रश्न कहता है कि प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक है, क्या आवश्यक है, तो प्रकाश संश्लेषण में आपको आवश्यक क्या होता है, ऑक्सीजन, क्लोरोफिल, क्लोरेला, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर देखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर इसका बी दिया है, क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल यहाँ से आपका सही उत्तर होगा प्रकाश संश्लेषण में। क्लोरोफिल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर बी। देखिएगा इसके बारे में कुछ डिटेल्स हम लोग देखेंगे। प्रकाश संश्लेषण हेतु क्लोरोफिल आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस पौधे के हरे भाग सौर ऊर्जा को ग्रहण कर वायुमंडल से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से अवशोषित जल के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन एवं जल सहायक उत्पाद के रूप में निष्कासित होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा कहता है 24 नंबर यहाँ प्रश्न है कि प्राकृतिक सफाई कर्मी किसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अपघटक को, ठीक है। अपघटक को प्राकृतिक सफाई कर्मी कहा जाता है। अपघटक पौधे तथा उपभोक्ता के मृत शरीर से अपना भोजन प्राप्त करने के साथ साथ जटिल कार्बनिक यौगिकों को साधारण यौगिकों से अपघटित करते हैं, इस कारण इसे प्राकृतिक सफाई कर्मी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ पर कहता है 25 नंबर प्रश्न कहता है कि पंचायती राज व्यवस्था की संविधान संशोधन से संबंधित है। पंचायती राज व्यवस्था, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। पंचायती राज जो है 73वां संशोधन से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन हुआ कब था, याद रखिएगा 1992 में ये पारित हुआ था, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, और भी इसका देखिएगा एक और पॉइंट ये भी जान लीजिए आप लोग पंचायती राज से। भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243 के 9 अणा, ठीक है, 9 तक के प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं। 73वां संशोधन जो अधिनियम है इसके द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई। इस सूची में पंचायतों को कितना आपको टोटल 29 विषय प्रदान किया गया है। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि कितना विषय प्रदान किया गया है, ठीक है, तो 29 विषय याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सारा देखिए यहाँ पर डिटेल्स दिया हुआ है, PDF में दे दूंगा जो आप लोग इसको पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। 26 नंबर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कहता है कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया मौलिक अधिकार कौन सा है। तो देखिएगा 44वें संशोधन के द्वारा इनमें से कौन सा, तो इसके द्वारा इसमें से देखिएगा संपत्ति का जो अधिकार है ना, डी ऑप्शन, ये आपको हटाया गया था 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। देखिएगा यहाँ पर इसके बारे में डिटेल्स जानेंगे हम लोग। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया था, ठीक है। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार जो है कि आपको भाग 12 में अनुच्छेद 300 के क के तहत एक विधिक अधिकार है ये, ठीक है, इसको याद रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 27 नंबर की बर्फ़ क्या है। बर्फ़ क्या है, तो ये एक आणविक ठोस है, ठीक है ना। बर्फ़ क्या है, ये एक आणविक ठोस है। दाब बढ़ने से बर्फ़ का गलनांक घटता है तथा आयतन बढ़ता है। बर्फ़ में अगर अशुद्धि मिलाएंगे तो गलनांक क्या होगा, कम हो जाएगा। बर्फ़ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान 80 कैलोरी प्रति ग्राम होता है, ठीक ना, इसको याद रखिएगा। जब बर्फ़ समुद्र के पानी में तैरती है तो उसके आयतन का 1/10 भाग पानी के ऊपर रहता है और 9/10 भाग अंदर। अगर अंदर पूछ देगा तो कितना हो जाएगा, 9/10 भाग अंदर रहता है और 1/10 भाग ऊपर रहता है। बर्फ़ का घनत्व कितना होता है, 0.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है, इसको भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है।
देखिएगा जल का आयतन, ध्यान दीजिएगा, जल का आयतन 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर घटता है तथा 4 डिग्री सेल्सियस के बाद आयतन बढ़ता है। जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिक होता है। सभी पॉइंट को सब ध्यान में रखिएगा आप लोग, सब तरह का प्रश्न पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, ठीक है। 28 नंबर प्रश्न कहता है कि सर्वोच्चता के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। सर्वोच्चता के सिद्धांत तो लॉर्ड हेस्टिंग्स, ठीक है। सर्वोच्चता के सिद्धांत के प्रतिपादक लॉर्ड हेस्टिंग्स से ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यहाँ से। सर्वोच्चता के सिद्धांत से तात्पर्य क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी की सर्वोच्चता से है। इसमें कहा गया है कि कंपनी की शक्ति भारतीय राज्यों की तुलना में अधिक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 29 नंबर प्रश्न कहता है यहाँ पर, 29 नंबर प्रश्न है संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे यहाँ पर कह रहा है, तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन? जो कि अस्थायी अध्यक्ष बने थे, ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। देखिएगा, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान की निर्माण करने वाली संविधान सभा के गठन हेतु चुनाव जो है आपको जुलाई 1946 में हुआ था। अब प्रथम बैठक जो पूछ देगा तो 9 दिसंबर 1946 को देखिएगा संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली में हुई थी। इस बैठक के सबसे बुजुर्ग सदस्य आपको डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष, देखिएगा अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, ठीक है। फिर और देखिएगा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। संविधान बनने में टोटल टाइम कितना लगा था, याद रखिएगा, आपको 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन ये टाइम टोटल लगा था, इसको भी याद रखिएगा। मूल संविधान में आपको उस समय देखिएगा 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं, ठीक ना, याद रखना है सभी को। यहाँ पर और भी देखिएगा पॉइंट है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न इसे पूछा भी जाता है। संविधान सभा की प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष हैं। संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघीय संविधान समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संघ शक्ति समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्श समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। 30 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, यंग इंडिया, पद्मावत, तमसिया, इंडिया डिवाइडेड। तो यंग इंडिया यहाँ से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक ना। यंग इंडिया। पद्मावत आपको मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया है। तमस आपको भीष्म साहनी के द्वारा लिखा गया है। सभी पॉइंट याद रखिएगा। इंडिया डिवाइडेड जो है ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया है, सभी को याद रखेंगे आप लोग। देखिएगा, महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई यहाँ पर पुस्तक और भी है जो कि यहाँ पर डिटेल्स में दिया हुआ है, ठीक है। यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, आत्मकथा है ये, एथिकल रिलीजन, पाथवे टू गॉड। महात्मा गांधी से संबंधित संस्थाएं देखिए कौन कौन सी हैं, सभी लोग देखेंगे यहाँ पर। नटाल इंडियन कांग्रेस, ठीक है, फिनिक्स आश्रम, टॉल्स्टॉय फॉर्म, हरिजन सेवक संघ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 31 नंबर प्रश्न कहता है कि लघु पथन के समय परिपथ में क्या होता है। तो धारा का मान जो है कि बढ़ जाता है लघु पथन के समय, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कहता है कि लघु पथन जो है आपको शॉर्ट सर्किटिंग के समय परिपथ में धारा का मान जो है कि बढ़ जाता है। अति भारण यानी कि ओवरलोडिंग या लघु पथन यानी कि शॉर्ट सर्किटिंग से बचाव हेतु फ्यूज़ का उपयोग किया जाता है। फ्यूज़ का जो तार बना होता है वो टिन का बना होता है, फ्यूज़ तार, ठीक है। इसमें ध्यान दीजिएगा, सस्ता फ्यूज़ तार जो है आपको शीशा 37% होता है, टिन 63% होता है। इसी के मिश्र धातु से बना होता है, इसका गलनांक कम होता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हम लोग यहाँ पर 32 नंबर देखेंगे कि महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर किसने बनवाया था। महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर 32 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, पल्लवों ने बनवाया था, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि निर्माण पल्लव शासक जो थे आपको कौन थे, नरसिंह वर्मन प्रथम। अगर नाम पूछ देगा पल्लवों के द्वारा तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया था महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर, याद रखिएगा, ठीक है। और पल्लव वंश का संस्थापक कौन था, तो सिंह विष्णु था और इसकी राजधानी कांचीपुरम थी, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ से 33 नंबर के, किस ऐप को आरपीएफ के द्वारा प्रतिबंधित किया गया है, कौन से ऐप को। तो यहाँ पर देखिएगा रियल मैंगो, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रियल मैंगो को आरपीएफ के द्वारा प्रतिबंधित किया गया है, ठीक ना।
रियल मैंगो एक अवैध सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग रेलवे में आरक्षण की पुष्टि के लिए किया जाता था। आरपीएफ का गठन रेलवे सुरक्षा बल का अधिनियम 1957 के द्वारा 1959 में किया गया था। आरपीएफ का गठन, ठीक ना। और संसद ने आरपीएफ अधिनियम में 20 सितंबर 1985 को संशोधन कर आरपीएफ को संघ के एक सशस्त्र बल का दर्जा दिया। हर साल 20 सितंबर को आरपीएफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 34 नंबर कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है। भारत की साक्षरता दर कितनी है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो 73% है टोटल, 73% है भारत की साक्षरता दर, याद रखिएगा, ठीक है। इससे रिगार्डिंग और भी हम लोग कुछ पॉइंट को कवर करेंगे यहाँ पर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, एग्जामिनेशन में आता है, ठीक है ना। देखिएगा, भारत की अगर पुरुष साक्षरता दर पूछ देगा तो 82.14% है, और महिला साक्षरता दर पूछ देगा भारत का तो 65.46% है, ठीक है। भारत का लिंगानुपात कितना है? 943 महिलाएं, ये आपको प्रति हज़ार पुरुष में इसको आंका जाता है, ठीक है ना। 943 महिलाएं प्रति हज़ार पुरुष में आपको है भारत का लिंगानुपात। और भारत का शिशु लिंगानुपात पूछ देखिएगा कितना है? 919 है प्रति हज़ार पुरुष में, ठीक है। भारत का जनसंख्या घनत्व पूछ देगा दोस्तों, तो देखिएगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 382 व्यक्ति, यानी कि प्रत्येक किलोमीटर में 382 व्यक्ति निवास करते हैं, ठीक है, भारत की जनसंख्या। अगर देखिएगा बिहार से रिगार्डिंग, ठीक है, यहाँ से बिहार का साक्षरता दर पूछ देगा दोस्तों तो कितना है? 61.8%। एग्जैक्ट याद रखिएगा क्योंकि एग्जैक्ट पूछा जाता है, ठीक है, एग्जामिनेशन में। बिहार की पुरुष साक्षरता दर कितनी है? पुरुष साक्षरता दर कितना है बिहार का? तो 71.2% है। और महिला का पूछ देगा तो 51.5% है, याद रखिएगा। और भी देखिएगा पॉइंट यहाँ पर कौन कौन सा है कि बिहार का लिंगानुपात कितना है। अगर सिर्फ बिहार का लिंगानुपात पूछ देगा तो 918 महिलाएं प्रति हज़ार पुरुष में, ठीक है। बिहार का शिशु लिंगानुपात 935 है। और बिहार का जनसंख्या घनत्व काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि प्रत्येक 1 किलोमीटर में 1106 व्यक्ति निवास करते हैं। और इसके साथ एक और पॉइंट मैं बता देता हूं कि अगर सबसे कम जनसंख्या घनत्व पूछ देगा तो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का हो जाता है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर देखेंगे कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र ताशीगंग किस राज्य में है। ताशीगंग, ठीक है, सब सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र है ये। तो ऑप्शन नंबर बी में चले जाइए, हिमाचल प्रदेश में है ये, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर यहाँ पर देखेंगे कि रानी दुर्गावती कहाँ की शासिका थी। तो ये रानी दुर्गावती आपको गोंडवाना की शासिका थी। कहाँ की? गोंडवाना, ठीक है। इनका जो जन्म है आपको 5 अक्टूबर 1524 को बांद्रा में प्रसिद्ध राजपूत चंदेल सम्राट कीरत राय के परिवार में हुआ था, ठीक ना। रानी दुर्गावती का बचपन से ही तीरंदाजी तलवारबाजी का बहुत शौक था। रानी दुर्गावती का विवाह 1542 में गंडक टंगा यानी कि गोंडवाना के शासक दलपत शाह से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, 37 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया जनित है। ध्यान दीजिएगा, बैक्टीरिया जनित रोग कौन सा है। तो टाइफाइड जो हो जाएगा इनमें से बैक्टीरिया जनित, यानी कि ठीक है ना, जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है टाइफाइड। हेपेटाइटिस, चेचक, खसरा, ये सब आपको वायरस से होने वाली बीमारी है। ध्यान दीजिएगा, टाइफाइड रोग जो बैक्टीरिया जनित रोग है, और बैक्टीरिया से होने वाला और भी यहाँ पर देखिएगा रोग दिया हुआ है, यहाँ इसको मैं पढ़ देता हूँ, ठीक है। बैक्टीरिया से देखिएगा कोढ़, डिप्थीरिया, टिटनेस, प्लेग, सिफिलिस, हैजा, निमोनिया, गोनोरिया और क्षय रोग, ये सब आपको बैक्टीरिया जनित रोग है। वायरस से होने वाला रोग यहाँ पर कौन कौन सा है देखिएगा। तो वायरस से होने वाला रोग है हेपेटाइटिस, खसरा, हर्पिस, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, चेचक, रेबीज, डेंगू ज्वर और एड्स है। और कवक जनित रोग देखिएगा इनमें से कौन कौन सा है। एथलीट फुट, दाद, मधुरा फुट, खाज, ये सब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कोविड-19 एक श्वसन आधारित रोग है जो कोरोना वायरस विषाणु के द्वारा होता है, ठीक है। विटामिन की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं देखिएगा। विटामिन ए की कमी से आपको रतौंधी और जीरोप्थैल्मिया रोग होता है। B1 से बेरीबेरी कमी से, B3 की कमी से पेलेग्रा, B11 की कमी से पेचिस, D से आपको रिकेट से, K की कमी से हीमोफीलिया रोग होता है। सभी पॉइंट को देखते चलेंगे हम लोग। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे। ध्यान दीजिएगा, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उदाइन, ठीक है। उदाइन यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा, पाटलिपुत्र के संस्थापक है। उदाइन जो है कि हर्यक वंश का शासक था। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था। तो बिंबिसार, नाम याद रखिएगा, बिंबिसार था, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिएगा 39 नंबर की, ग्लूकोज का सूत्र क्या है? ग्लूकोज का सूत्र पूछ रहा है इनमें से कि क्या है, देखिएगा। तो 39 का यहाँ पर राइट आंसर, तो ग्लूकोज का यहाँ पर देखिएगा ध्यान, सूत्र होता है आपको C6H12O6 होता है, ठीक ना। और अगर चीनी का पूछ देगा सूत्र शुगर का, तो ये ए वाला हो जाएगा, ठीक ना, C12H22O11, ठीक है। और ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 40 नंबर प्रश्न कहता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कोठारी आयोग का संबंध किससे है? कोठारी आयोग का संबंध है, तो देखिएगा कोठारी आयोग का संबंध शिक्षा से है, ठीक ना। ये जो है कि 1964 में भारत सरकार ने डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में स्कूली शिक्षा प्रणाली को नया आकार व नई दिशा देने के उद्देश्य से कोठारी आयोग का गठन किया था। डॉक्टर कोठारी उस समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डोडा बेटा किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? ध्यान दीजिएगा, डोडा बेटा, तो ये आपको नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगर डोडा बेटा की देखिए ऊंचाई पूछ देगा तो याद रखिएगा 2637 मीटर, ठीक है। और अगर पूछ देगा दोस्तों कि अन्नामलाई की सर्वाधिक ऊंची चोटी अन्यमोदी है, ठीक ना, इसकी ऊंचाई 2695 भी देता है, 2696 भी देता है, ठीक है। तो 2696 मीटर या 2695 मीटर याद रखिएगा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ से 42 नंबर के, 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को शामिल किया गया है? 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को शामिल किया गया है? तो 22 भाषाओं को शामिल किया गया है टोटल 8वीं भाषाओं में, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से कुछ और पॉइंट हम लोग यहाँ से कवर करेंगे कि यहाँ पर देखिएगा, मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में आपको 14 भाषाएँ शामिल की गई थी शुरुआत में, ठीक है ना, 14 भाषाएँ शामिल की गई थी। सिंधी भाषा को 21वें संशोधन के द्वारा 1967 में जोड़ा गया। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली 92वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया। और उड़िया का नाम बदल करके 2011 में ओडिया कर दिया गया, ठीक है ना। उड़िया एक भाषा है, लैंग्वेज, उसका नाम बदल करके 2011 में ओडिया कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर देखेंगे, इसकी चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इसका लैंडर का नाम क्या है? तो देखिएगा विक्रम है इसका लैंडर, विक्रम लैंडर, ठीक है, याद रखिएगा। और रोवर का नाम है प्रज्ञान, याद रखिएगा सभी पॉइंट को। तो देखिएगा इसको धीरे धीरे करके हम इसका सभी पॉइंट कवर कर देते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम देखिए विक्रम है, तथा इसके देखिए दिया भी है यहाँ पर, रोवर का नाम प्रज्ञान है, दिया है ना। चंद्रयान 3 को देखिएगा 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से LVM-3M4 रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया था। चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग किया। इसके साथ ही भारत चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन गया। कौन सा देश? चौथा नंबर, ये भी याद रखिएगा। भारत अपना कौन सा देश बन गया सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला? चौथा देश। पहला देखिए रूस है, फिर अमेरिका है, फिर चीन है, इसके बाद अपना भारत चौथा देश बना। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला विश्व का प्रथम देश होने का गौरव प्राप्त है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, और भी देखिएगा पॉइंट 2 ठो है, इसको मैं पढ़ देता हूँ यहाँ से। यहाँ पर देखिएगा कि चंद्रयान 3 के एक स्वदेशी लैंडर मॉड्यूल, प्रोपल्शन मॉड्यूल और एक रोवर शामिल है। 23 अगस्त को भारत सरकार ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो देखिएगा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने का जो घोषणा किया गया कब? 23 अगस्त। 23 अगस्त को ही वहाँ पर सॉफ्ट लैंडिंग किया गया था, 23 अगस्त 2023 को, ठीक है ना, ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। इसीलिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस का मनाने की घोषणा की गई है 23 अगस्त को ही। 44 नंबर देखिएगा, यहाँ पर प्रश्न कहता है दोस्तों कि किस राज्य की राजधानी अमरावती प्रस्तावित है? तो कौन से राज्य की? सभी लोग आप लोग जानते होंगे कि आंध्र प्रदेश की है, ठीक ना। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर वर्तमान में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। 2 जून 2014 ईस्वी को आंध्र प्रदेश का विभाजन करके तेलंगाना राज्य का गठन किया गया। तेलंगाना राज्य का गठन पूछ देगा तो 2 जून 2014 याद रखिएगा, छोटा डेट के साथ याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक ना। और भी यहाँ पर देखिएगा 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य का विभाजन करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। कब? 31 अक्टूबर 2019 को, यह भी डेट याद रखिएगा लोग, ठीक है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है, शीतकालीन राजधानी जम्मू है, लद्दाख की राजधानी लेह है। 45 नंबर प्रश्न कहता है कि एकल आवृत्ति वाले ध्वनि को क्या कहते हैं हम लोग? तो देखिएगा टोन कहते हैं, एकल आवृत्ति वाले ध्वनि को टोन कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 46 नंबर के निम्नलिखित में से कौन मानव हार्मोन नहीं है। मानव हार्मोन नहीं है इनमें से इंसुलिन, एस्ट्रोजन, कैल्सिटोनिन और साइटोकाइनिन। ध्यान दीजिएगा, तो 46 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ से कि मानव हार्मोन ये नहीं है। ठीक है, मानव हार्मोन साइटोकाइनिन नहीं है, ये आपको पेयर प्लांटिंग पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है, देखिए है ना पादप हार्मोन, जिसकी खोज मिलर ने की थी। किसने? मिलर ने मछली के शुक्राणु में किया था। इसका नाम काइनेटिन रखा बाद में स्कूप नाम एक वैज्ञानिक ने इसका नाम साइटोकाइनिन रखा। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर कहता है 47 नंबर प्रश्न कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किसमें बृहत स्नानागार पाया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा मोहनजोदारो से पाया गया है बृहत स्नानागार। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में मोहनजोदारो से बृहत स्नानागार प्राप्त हुआ है। और क्या क्या प्राप्त हुआ है ये भी मैं पढ़ देता हूँ, देखिएगा। कांस्य की एक नर्तकी की मूर्ति यानी कि एक डांसिंग गर्ल की एक मूर्ति भी प्राप्त हुई है। सूती कपड़ा, मिट्टी की तराजू, मातृ देवी की मूर्ति, गले हुए तांबे के ढेर आदि में मोहनजोदड़ो से पाया गया है। जुते हुए खेत का साक्ष्य, आयताकार 7 अग्नि वेदिकाएँ, कांच व मिट्टी की चूड़ियाँ, प्रतीकात्मक समाधियाँ आदि कालीबंगा से ये सब पाया गया। कहाँ से? कालीबंगा से। ठीक ना। शंख का बना बैल, शंख का बना बैल, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, स्वास्तिक एवं चक्र के साक्ष्य, कब्रिस्तान R37, सावधान पेटिका आदि हड़प्पा से ये सब पाया गया है। लोथल से मनका उद्योग के साक्ष्य, तांबे का कुत्ता, फारस की मुहर, बंदरगाह, धान की भूसी आदि पाए गए हैं। कहाँ से? लोथल से। 48 नंबर क्वेश्चन देखिएगा यहाँ से कि कनिष्क को हराने वाला चीनी जनरल कौन था। तो चीनी जनरल आपको पान चाओ था कनिष्क को हराने वाला। ठीक है, कनिष्क को हराने वाला कौन था? चीनी जनरल पान चाओ। कनिष्क देखिएगा, याद रखिएगा यहाँ पर कुषाण वंश का जो संस्थापक था तो कुजुल कन्फ्यूशियस था, याद रखिएगा। और यहाँ पर कह रहा कुषाण वंश का महानतम शासक जो था ना कि कनिष्क ही था। और 78 ईस्वी में उसने राज्यारोहण किया और इसके उपलक्ष्य में शक संवत पूछता है प्रश्न, शक संवत की शुरुआत कब हुई? 78 ईस्वी, याद रखिएगा। ठीक है। कनिष्क की प्रथम राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी और दूसरी राजधानी मथुरा थी। ठीक है, याद रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर देखिएगा यहाँ से, बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से है। तो ये आपको कुश्ती खेलते हैं बजरंग पुनिया। ठीक है। 50 नंबर प्रश्न कहता है राज्यसभा कितने दिनों तक धन विधेयक को रोक सकती है। तो धन विधेयक कितने दिन तक रोक सकती है? तो टोटल 14 दिनों तक राज्यसभा धन विधेयक को रोक सकती है। धन विधेयक अनुच्छेद 110 के अंतर्गत प्रथम बार केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। 51 नंबर प्रश्न कहता है यहाँ पर कि कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा खेत यहाँ पर। ठीक है, खेत जो हो जाएगा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का एक एग्जाम्पल है यहाँ पर। अगला प्रश्न कहता है 52 नंबर, यहाँ पर देखिएगा 52 नंबर प्रश्न कहता है कि तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तूतीकोरिन बंदरगाह कौन से स्टेट में है। तो देखिएगा ये आपको तमिलनाडु में पड़ता है तूतीकोरिन बंदरगाह। ठीक है, तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु राज्य में है। तूतीकोरिन बंदरगाह का नया नाम जो है आपको याद रखिएगा VO चिदम्बरनार पोर्ट है। ठीक है, नया नाम तूतीकोरिन बंदरगाह का नया नाम VO चिदम्बरनार पोर्ट है, यहाँ याद रखिएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा 53 नंबर यहाँ पर प्रश्न कहता है, देखिएगा कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा। कब किया गया था फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना? 3 मई 1939 ईस्वी को, डेट याद रखेंगे आप लोग, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ से 54 नंबर यहाँ से। ठीक है, 54 नंबर प्रश्न कहता है कि उत्प्रेरक का कार्य क्या है, यानी कि कैटेलिस्ट जो होता है उसका वर्क क्या होता है। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ से सही उत्तर, ए और बी दोनों, यानी कि अभिक्रिया की दर को बढ़ा देना, और बी भी हो जाएगा कि अभिक्रिया की दर को घटा देना। यानी कि कैटेलिस्ट जो होता है तो अभिक्रिया जो होता है आपको उसकी दर को बढ़ा भी देता है और घटाने में भी काम आता है। उत्प्रेरक ही का यूज़ किया जाता है यहाँ पर। ठीक है, कैटेलिस्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ पर 55 नंबर यहाँ के कि साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ था। तो देखिएगा इसमें एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था, इसीलिए साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। ठीक है, साइमन कमीशन की देखिएगा नियुक्ति, देखिएगा BPSC टीचर वाले में यह प्रश्न पूछा गया था कि साइमन कमीशन की नियुक्ति जो है कि आपको कब हुआ था।
ठीक ना। तो साइमन कमीशन की नियुक्ति देखिए यहाँ पर दिया हुआ है नवंबर 1927 ईस्वी में हुआ था। इस कमीशन की नियुक्ति भारत राज्य के सचिव बर्केनहेड के द्वारा किया गया था। इस कमीशन में कुल 7 सदस्य शामिल थे, ठीक ना, इसका याद रखिएगा। और भारत जो आया था ये आपको साइमन कमीशन छोटा डेट के साथ याद रखेंगे। यह कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया था, ठीक है, याद रखिएगा। मुस्लिम लीग, जस्टिस पार्टी, ऑल इंडिया अछूत एसोसिएशन और केंद्रीय सिख संघ ने इस कमीशन का विरोध नहीं किया था। इन सबों ने विरोध नहीं किया था। अगला प्रश्न कहता है यहाँ पर देखिएगा 56 नंबर यहाँ से प्रश्न कहता है कि 1946 के नौसैनिक विद्रोह का नायक कौन था। 1946 के नौसैनिक विद्रोह का नायक कौन था। तो सी में चले जाइए एम.एस. खान, ठीक है, एम.एस. खान हो जाएगा। नायक कौन था, तो एम.एस. खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर। यहाँ पर देखेंगे किस धात्विक खनिज का उदाहरण क्या है। इनमें से धात्विक खनिज का उदाहरण क्या है, तो 57 का ए हो जाएगा सोना, चांदी और लोहा। ये तीनों जो है कि धात्विक खनिज का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ से 58 नंबर प्रश्न कहता है कि बेलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है। बेलाडीला जो है आपको किसके लिए फेमस है, तो ये आपको लौह अयस्क के लिए फेमस है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा। बेलाडीला लौह अयस्क के लिए। भारत में लौह अयस्क के 2 प्रमुख प्रकार के हेमेटाइट और मैग्नेटाइट पाए जाते हैं लौह अयस्क, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे हम लोग 59 नंबर प्रश्न कहता है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का उदाहरण कौन सा है इनमें से। तो महोगनी और रोजवुड। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यहाँ से महोगनी और रोजवुड जो है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का उदाहरण है ये, ठीक है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का मतलब होता है कि ये वनस्पतियाँ 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा तथा 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक औसत वार्षिक तापमान वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर के नौका दौड़ किस राज्य का प्रसिद्ध खेल है। नौका दौड़, तो ये देखिएगा ये केरल में मनाया जाता है। ओणम जो एक त्यौहार होता है ना, उसी के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं हम लोग कौन सा है कि 61 नंबर देखिएगा कि नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। नरौरा, ठीक है, यूपी में पड़ता है आपको। किस राज्य में है, तो ऑप्शन नंबर देखिएगा सी हो जाएगा यहाँ से उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी अनिमेष लोचन चैत्य कहाँ स्थित है। अनिमेष लोचन चैत्य कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा ये बोध गया में है। कहाँ, बोध गया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से 63 नंबर कहता है कि भारत की पहली सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना कहाँ किया गया था। भारत का पहला सीमेंट फैक्ट्री का स्थापना ये चेन्नई में किया गया था, मद्रास में, याद रखिएगा चेन्नई। भारत की पहली सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना चेन्नई में की गई थी। 1904 में भारत में पहली बार समुद्री सीपियों का उपयोग कर चेन्नई में सीमेंट बनाने का असफल प्रयास किया गया था। यह असफल रहा था। अब भारत में आपको सफल सीमेंट फैक्ट्री की शुरुआत 1914 में इंडियन सीमेंट कंपनी के द्वारा पोरबंदर गुजरात में जो पड़ता है किया गया था वहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 64 नंबर यहाँ से कहता है कि गारो, खासी एवं जयंतिया का एक भाग है। किसका भाग है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार का ये भाग है, गारो, खासी एवं जयंतिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको यहाँ पर देखिएगा 65 नंबर के गूगल द्वारा भारतीय ग्रामीण महिलाओं के लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया गया। गूगल द्वारा, ध्यान दीजिएगा, भारतीय ग्रामीण महिलाओं के लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया गया, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बी हो जाएगा इंटरनेट साथी प्रोग्राम चलाया गया। ग्रामीण समुदायों में महिलाओं के बीच डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए टाटा ट्रस्ट के सहयोग से गूगल के द्वारा 2015 में यह कार्यक्रम शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे हम लोग 66 नंबर प्रश्न देखिएगा कहता है कि किसी घड़ी में घंटे वाली सुई 48 घंटे में कितना चक्कर लगा लेती है। ध्यान दीजिएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4 चक्कर लगा लेती है। देखिएगा 12 घंटे में 1 चक्कर लगाती है, ठीक है, तो 48 घंटे में कह रहा है यानी कि 48/12 यानी कि 12 चौकी 48 यानी कि 4 चक्कर लगा लेगी, आंसर हो जाएगा, ठीक है। 67 नंबर यहाँ पर देखिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। श्याम का दाएं स्थान दाएं तथा बाएं दोनों ओर से 8वां है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। ध्यान दीजिएगा, तो इसका फार्मूला आप लोग को याद होगा कि L प्लस लेफ्ट प्लस राइट -1 होता है। तो दोनों तरफ से 8 कह रहा है, यानी कि देखिए यहाँ पर उसी प्रकार दिया हुआ है पर 8 + 8 -1, ठीक है, तो यहाँ पर 15 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही उत्तर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 68 नंबर की किसी वस्तु को 930 रुपया में बेचने पर 7% हानि होती है तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस से। तो कुछ नहीं करना है, इतना देखिएगा यहाँ पर इसमें क्या लेंदी दिया है, इतना बनाया है, इतना बड़ा में बनाने की इसको ज़रूरत नहीं है, काफ़ी इजी प्रश्न है, शॉर्ट माध्यम से बनाइए इसको। 930 इज इक्वल टू कर दीजिए 7% हानि यानी कि 93 बटा में 100, ठीक है, कुछ नहीं करना है। 93 से 93 कट गया एक बार में 10 यानी कि 1000 आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा, काफ़ी इजी प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 69 नंबर कहता है घनाभ अनुपात आयत है, घनाभ से आयत का आपको रिलेशन बनाया है, तो घन का क्या हो जाएगा, वर्ग से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कह रहा है ना, घनाभ का आधार एक आयताकार आयत होता है, उसी प्रकार घन का आधार एक वर्गाकार होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 70 नंबर कहता है यहाँ पर कि 729 का पावर 1/3 है। देखिए मैथ है, मैथ के लिए देखिए जो मतलब इजी टाइप होगा मैं बता दूंगा, जो ज़्यादा टफ होगा आप लोगों को पीडीएफ से आप लोग सोल्व कीजिएगा, ठीक है, तो मैं बता देता हूँ इसको भी। तो कुछ नहीं करना है, देखिएगा 729 का पावर 1/3 है, तो 9 81 81 9 729 होता है, तो 9 का पावर 3 करेंगे और गुने 1/3 कर देंगे इसको, और ये गुना हो जाएगा 15,625 यानी कि 25 का पावर 3 कर देंगे तो 15,625 आ जाएगा आपको, ठीक है। तो 3 गुने 1, इसका 1 का 3 3 3 कैंसिल हो गया ये। अब कुछ नहीं करना है, 25 को 9 से आपको गुना कर देना है, तो कितना हो जाएगा, 25 नवा कितना होता है, 225 होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 71 नंबर प्रश्न कहता है यहाँ से कि दस्ताने अनुपात हाथ है, तो मोजे क्या, देखिए दस्ताना हाथ में अगर पहना जाता है तो मोजा कहाँ पहना जाएगा, तो अब इसलिए आपको देखिएगा पैर में पहना जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 72 नंबर के एक बूढ़ा व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए, ये रीजनिंग है, ठीक है ना, इसको बनाना पड़ता है काफ़ी, ये भी इजी होता है, ब्लड रिलेशन वाला है, ठीक है। इसका राइट आंसर देखिएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यहाँ से पिता हो जाएगा। कह रहा है कि एक बूढ़ा व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा कि उसका पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है, उस बूढ़े व्यक्ति का राम से क्या संबंध है। तो ईजी है ये, काफ़ी आप लोग बना लेंगे इसको, पीडीएफ में दे दूँगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे चैनल के भी मिल जाएगा और वीडियो का भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग कनेक्ट होकर के पीडीएफ प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर कि निम्नलिखित विद्रोह को क्रम में सजाएं। देखिएगा इसको क्रम में सजाना है यहाँ पर, तो देखिएगा पहले कौन सा हुआ, पहले उसके बाद फिर कौन, फिर उसके बाद कौन। तो चंपारण सत्याग्रह पहले इजी वाला ले लेते हैं, 1917 में सभी लोग को याद होगा ये चंपारण सत्याग्रह 1917। फिर उसके बाद आपको देखिएगा अहमदाबाद मिल मजदूर जो हुआ था आपको, ये 1918 में हुआ था, ठीक है, 1918 में। और खेरा सत्याग्रह जो हुआ था, खेरा भी आपको हुआ था 1918 में ही, ठीक है ना। तो इसमें देखिए कन्फ्यूजन पैदा हो गया, तो खेरा सत्याग्रह आपको देखिएगा यहाँ पर दिया हुआ है, ये मार्च जून में हुआ था, ये फरवरी में हुआ था अहमदाबाद मिल वाला, तो ये पहले हुआ था, ये फरवरी है, ठीक है, याद रखिएगा फरवरी है, और ये मार्च में हुआ था। तो इस प्रकार से आपको पहले हो जाएगा 2 फिर 1 फिर 3, ठीक है, 2 1 3 किस में है, 2 1 3 और सी में है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 74 नंबर यहाँ पर कहता है कि कितने मूलधन का 6% वार्षिक दर से 10% में साधारण ब्याज 120 रुपया प्राप्त होगा। तो यहाँ पर देखिएगा आपको सूत्र से यहाँ पर देखिए बना दिया गया है, काफ़ी इजी प्रश्न है ये, आपको 200 आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ से सही उत्तर। देखिएगा 75 नंबर प्रश्न है, देखिएगा कितने इजी प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, कोई कोई प्रश्न इतना भी इजी पूछा जाता है। 5/11 और 11/5 का योग पूछा है, तो बस बटा का जोड़ है, इसको बना देना आप लोग, ऑप्शन नंबर 1 उत्तर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर की किसी संख्या का 63% 315 है, वह संख्या क्या है। तो 76 का देखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है ना कि किसी संख्या का 63% 315 है, इसको कुछ नहीं करना है, बस x का 63% कर देना है यहाँ पर, और इज इक्वल टू 315 रख देना है, इसको काट छाट करके जो आएगा आंसर आपको उत्तर वही हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शब्बीर ने 132 रुपया में खिलौना खरीदकर इसे 15% लाभ पर बेच दिया, खिलौने का विक्रय मूल्य क्या था। तो देखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 151 रुपया 80 पैसा। इसको आप लोग सोल्व कर लीजिएगा पीडीएफ के माध्यम से। देखिएगा इसका भी सबका मैं उत्तर सिर्फ बता देता हूँ, 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आएगा आंसर, काफ़ी इजी प्रश्न है, रेल वाला है। दो भिन्न संख्याओं का योग कह रहा है 9/10 है, इनमें से एक भिन्न 8/9 है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी यहाँ पर। तो इसका देखिएगा 79 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 दिया है, ठीक है। 80 नंबर प्रश्न कहता है यहाँ पर देखिएगा 42 वृक्षों वाले एक बगीचे में 3/7 पेड़ नीम के और शेष आम के हैं, आम के पेड़ों की संख्या कितनी है। तो 80 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यहाँ पर 24 आंसर आएगा, ठीक है। देखिएगा इस प्रकार से आपको बनाया गया है ये। नीम के पेड़ों की संख्या 42/3/7 18 आ जा रहा है, 7 6 42 कटेगा, 6 3 18, और 42 में से फिर आपको 18 माइनस हो जाएगा, तो 24 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छे अच्छे प्रश्न हैं ये सब।
10 आदमी एक दीवार को 8 दिन में पेंट कर सकता है, तो यदि पेंटिंग के काम को 4 दिन में समाप्त करना हो तो कितने आदमी और लगाने पड़ेंगे। ठीक है, काफ़ी इजी प्रश्न है। MDH वाला जो सूत्र होता है उसके से आप लोग इसको निकाल लेंगे। 1081 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ से। ठीक है, 82 का देखिएगा ऑप्शन नंबर 1 उत्तर हो जाएगा यहाँ से। आयु संबंधी प्रश्न है। 83 का यहाँ पर देखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 84 नंबर। देखिएगा ये आपका रीजनिंग है, इसका डी होगा। 85 में देखिएगा ये सब, इन सभी का आपका देखिएगा आप लोग को मैं PDF दे दूँगा, आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, सभी का 87, 88, 89 हो गया, 90। देखिएगा 95 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है कि विधान परिषद का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी में चले जाएंगे, 30 वर्ष चाहिए। और वहीं विधानसभा दे देता तो विधानसभा के लिए 25 साल होता है। इसी प्रकार देखिएगा केंद्र में भी होता है कि अगर राज्यसभा के लिए अगर कुछ देगा तो राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और लोकसभा के लिए 25 वर्ष होता है। ध्यान में रखिएगा ये सबको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान देखिएगा, देखते हैं हम लोग क्या है। देखिएगा यहाँ पर दे भी रखा है कि लोकसभा सदस्य के बनने के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा 30 वर्ष, और राज्यपाल, उपराज्यपाल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति 35 साल। ठीक है ना, राज्यपाल, फिर उपराज्यपाल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति 35 साल। इसका देखिए एक ट्रिक है, रा उ रा। ठीक है, रा उ रा, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति 35 साल, याद रखिएगा। 96 नंबर प्रश्न है कि बृहद ट्रंक मार्ग यानी कि ग्रैंड ट्रंक रोड निम्नलिखित में से किसे संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सड़क परिवहन से ये संबंधित है। GT रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था, इसे भी याद रखना आप लोगों को। दे रहा है ना यहाँ पर देखिएगा, सड़क मार्ग को सड़क आजम तथा शेरशाह सूरी मार्ग भी कहा जाता है इस सड़क मार्ग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 नंबर के, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी स्विट्जरलैंड हो जाएगा। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से स्विट्जरलैंड में स्थित है। ध्यान दीजिएगा, इसकी स्थापना आपको 7 अप्रैल 1948 को की गई थी विश्व स्वास्थ्य संगठन का। ठीक है, और स्विट्जरलैंड में कहाँ है तो जेनेवा, याद रखिएगा जेनेवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ से 98 नंबर के, किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या होगी। किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या होगी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 98 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घट जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ से सही उत्तर। देखिएगा क्वेश्चन है कि ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है। तो ओडोमीटर के द्वारा जो होता है ये दूरी का मापन इससे किया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा। और भी है देखिएगा, ऑडियोमीटर में आपको यह उपकरण ध्वनि की तीव्रता मापने में काम आता है। ऑडियोफोन हो जाएगा, इसका जो उपयोग है लोग सुनने में सहायता के लिए कान में लगाने के लिए करते हैं। और भी देखिएगा पॉइंट इसका है बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या है तो बैरोमीटर के उपकरण जो है आपको ये दोस्तों ये वायुदाब मापने का काम में आता है। अमीटर जो होता है एमीटर, यह विद्युत धारा को मापने में काम आता है। हाइग्रोमीटर, इसकी सहायता से वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता को मापा जाता है। सिस्मोग्राफ जो हो जाएगा भूकंप की तीव्रता मापने में उपकरण काम आता है। फैदोमीटर में समुद्र की गहराई मापने में। रेन गेज हो जाएगा कि वर्षा मापने के काम में आने वाला उपकरण है। एक्टिनोमीटर में इसकी सहायता से सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने में काम आता है। बल एक सदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक न्यूटन है और शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, जिसे वैज्ञानिक जेम्स वाट के सम्मान में रखा गया है। और 100 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा जो कि सेट का अंतिम प्रश्न है दोस्तों कि अलकनंदा तथा भागीरथी नदी कहाँ आकर मिलती है। अलकनंदा और भागीरथी नदी, ध्यान दीजिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, देवप्रयाग में। ठीक है, यूपी यानी कि इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में आपको देवप्रयाग जगह है, वहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी आकर मिल जाती है, जहाँ पर इसका नाम गंगा पड़ जाता है। नाम क्या पड़ जाता है देवप्रयाग में जब मिलती है, गंगा। ठीक है, याद रखिएगा। देखिएगा अलकनंदा भागीरथी नदी देवप्रयाग में आकर मिलती है। अलकनंदा और पिंडार का संगम कर्णप्रयाग कहलाता है। अलकनंदा और धौलीगंगा का संगम विष्णुप्रयाग कहलाता है। अलकनंदा और मंदाकिनी का आपको संगम रुद्रप्रयाग कहलाता है। ठीक है, रुद्रप्रयाग में होता है ये सब, कहाँ कहाँ किसका संगम है। ठीक है, अलकनंदा और नंदाकिनी का नंद प्रयाग में है। ठीक है, तो आई होप कि सब आप लोग अच्छे से समझ में आया होगा और पूरा वीडियो आप लोगों ने देखा है तो ज़रूर आप लोग इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें अपने और दोस्तों में शेयर कर दें और साथ ही साथ चैनल पर बने रहें। जितनी भी सेट है मैं फुल डिस्कशन के साथ कराऊंगा, थोड़ा लंबा हो जाता है वीडियो क्योंकि फुल डिस्कस के साथ हो रहा है दोस्तों, तो इसको आप लोग स्पीड बढ़ा करके भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक और नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।